So very good evening, everyone. From today onwards, we are going to start बायोएनर्जेटिक्स। तो ये पूरा वीक आपका बायोएनर्जेटिक्स पे रहेगा, जिसके अंदर हम लोग एनर्जी सिस्टम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कैलोरीमीटर, डायरेक्ट कैलोरीमीटर, इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर। उसके बाद एजिंग पढ़ेंगे हम लोग, जेंडर डिफरेंस पढ़ेंगे। तो ये पूरा वीक जो है आपका इसी के ऊपर जाएगा। ये आपका सिलेबस के अंदर है ना। ये रहा बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज, मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड, ऑफ प्रोडक्ट्स, एरोबिक anaerobic system during rest and exercise, direct and indirect methods of measuring energy cost of exercise। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल एक यूनिट है आपका एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का, जिसके अंदर आप जो है एनर्जी सिस्टम को स्टडी करते हो। तो आज की क्लास में हम लोग बेसिकली एटीपी पीसीआर सिस्टम को डिटेल्ड में पढ़ेंगे। आपके मन के अंदर आज तक जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी क्वेरीज हैं, वो सभी आज की क्लास में आपको सॉल्व होती हुई दिखेंगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो एनर्जी सिस्टम, देखिए नाम से ही आपको पता चल रहा है एनर्जी सिस्टम मतलब कि एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ा, उसके अंदर हार्ट के बारे में पढ़ा। मस्कुलर सिस्टम में हम लोगों ने मसल्स के बारे में पढ़ा। तो वैसे ही एनर्जी सिस्टम के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि भाई हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी बनती कैसे है, क्या प्रोसेस है उसका। तो उसको हम लोग आज की क्लास में डिटेल में देखेंगे। देखिए, अगर हम ब्रॉड क्लासिफिकेशन करें एनर्जी सिस्टम का, तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है अनएरोबिक सिस्टम और दूसरा होता है एरोबिक सिस्टम। एज द नेम शोज हियर, एनएरोबिक सिस्टम मतलब कि यहाँ पे आप ऑक्सीजन का यूज नहीं करते हैं ना, विदाउट ऑक्सीजन। एरोबिक सिस्टम, यू नीड ऑक्सीजन हियर। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पूरा का पूरा एटीपी पीसीआर सिस्टम पढ़ेंगे कि होता क्या है ये। तो without wasting any time, let's start the ATP PCR system। देखिए, एटीपी पीसीआर सिस्टम, जैसे मैं आप लोग को हमेशा बोलता हूं कि वर्ड्स को ब्रेक डाउन करके पढ़ो। इसको ब्रेक डाउन करके पढ़ो भैया, वर्ड्स को ब्रेक डाउन करके। तो सबसे पहले एटीपी पीसीआर सिस्टम में अगर मैं एटीपी को निकालूं और इसके बारे में देखें कि एटीपी है क्या, क्या इसके फंक्शंस हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे पीसीआर, कि पीसीआर क्या है ये, है ना। ये 100 ये जो अगर कोई दिल्ली से है तो 100 पे नंबर पे कॉल करो आप तो पीसीआर आ जाती है, पुलिस वैन, वो वाली है क्या? अरे भैया नहीं, ये एनर्जी सिस्टम वाली पीसीआर है, फॉस्फोक्रिएटिन वाली पीसीआर है, क्रिएटिन फॉस्फेट वाली पीसीआर है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एटीपी को देखेंगे कि एटीपी क्या है। फिर उसके बाद हम फॉस्फोक्रिएटिन, क्रिएटिन फॉस्फेट को देखेंगे, क्रिएटिन फॉस्फेट क्या है। फिर इसका यूजेस देखेंगे कि एनर्जी सिस्टम के अंदर इस दोनों के क्या यूजेस हैं। तो आइए एटीपी के ऊपर, इसको हम लोग कहते हैं एंडोनेसाइन ट्रायोफॉस्फेट। जैसे आपको नाम से पता चल रहा है एंडोनेसाइन ट्रायोफॉस्फेट मतलब इसके अंदर एक तो एंडोनेसाइन होगा, दूसरा ट्राइफॉस्फेट होगा। चलिए अब देखते हैं एंडोनेसाइन, इसको भी ब्रेक डाउन करके देखते हैं। तो एंडोनेसाइन के अंदर क्या होता है आपका, एक एंडेनाइन का मॉलिक्यूल होता है, दूसरा आपका राइबोस शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। यहाँ पे आप उसका केमिकल फॉर्मूला देख रहे होंगे, एक राइबोस और दूसरा आपका एंडेनाइन। तो ये दोनों मिलके, एंडेनाइन और राइबोस मिलके एंडोनेसाइन बनाते हैं। क्या? राइबोस शुगर और एंडेनाइन मिलके क्या बनाते हैं? एंडिनोसाइन। ठीक है, एंडोनोसाइन जो है आपका राइबोस शुगर और एंडेनाइन से मिलके बनता है। ठीक है, अब एंडोनासाइन के अंदर अगर हम ट्राइफॉस्फेट मिला देते हैं तो ये बन जाएगा आपका एटीपी, एंडोनासाइन ट्रायोफॉस्फेट। ओके, एंडोनाइन समझ लिया हमने। एंडोनाइन के अंदर, एंडोनासाइन के अंदर दो चीज है, एक तो राइबोस, दूसरा एंडोनासाइन। ट्रायोफॉस्फेट को ब्रेक डाउन करो तो ट्राई मतलब कितने? 3, और फॉस्फेट मतलब फॉस्फेट के मॉलिक्यूल, है ना। तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल है? फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल है, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक, ये 2 और ये 3। ठीक है, तो ये 3 मॉलिक्यूल हो गए आपके फॉस्फेट के, एंडोनेसाइन ट्रायोफॉस्फेट। अब जो ये लास्ट वाला मॉलिक्यूल है इसका, यहीं पे आपकी एनर्जी स्टोर रहती है। जो ये फॉस्फेट का लास्ट वाला मॉलिक्यूल है, यहाँ पे आपका एनर्जी स्टोर रहता है। तो जब भी ये एटीपी ब्रेक डाउन होता है एडीपी के अंदर, तो आपका ये फॉस्फेट का मॉलिक्यूल ही टूटता है। अब देखो, जब ये एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल टूटा, ये हटा दिया हमने यहां से, अब कितना बचा? फॉस्फेट के ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल।
तो अब पहले ट्राइफॉस्फेट बोलते थे हम लोग, अब क्या बोलेंगे, डाइफॉस्फेट, है ना, डाइफॉस्फेट और एंडोसाइन एज इट इज है। तो क्या हो जाता है, ये एडीपी हो जाता है। जब एटीपी ब्रेक डाउन होता है, जब यहाँ पे एटीपी ब्रेक डाउन हुआ और आपको एनर्जी दिया, है ना, जब एटीपी ने आपको एनर्जी दिया और ब्रेक डाउन हुआ एडीपी के अंदर, तो कौन सा मॉलिक्यूल टूटता है, फॉस्फेट का मॉलिक्यूल टूटता है, लास्ट वाला। कोई दिक्कत परेशानी, ये है आपका एटीपी। इतना अभी के लिए ओके। जहां तक आप सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर? अगर दिक्कत परेशानी है तो लिखिए चैट बॉक्स के अंदर, और अगर क्लियर है तो एक बार यस लिख दीजिए चैट बॉक्स के अंदर कि एटीपी क्लियर है। ऑल क्लियर एटीपी में? चलिए गुड। अब आइए फॉस्फेट क्रिएटीन या फॉस्फोक्रिएटीन, क्रिएटीन फॉस्फेट, बात बराबर ही है, घबराना नहीं है आपने इससे। आइए अब ये क्रिएटीन फॉस्फेट क्या है, तो इसको पढ़ते हैं हम लोग। ये रहा आपका क्रिएटीन फॉस्फेट या क्रिएटीन। बताता हूं एक बार फिर से, क्रिएटीन फॉस्फेट समझा देता हूं आपको, फिर उसके बाद दोबारा कंबाइन करके बता दो, डोंट वरी। क्या है, हम लोगों ने इसको कहां पढ़ा है, आप लोग मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताएंगे, क्रिएटीन हम लोगों ने कहां पे पढ़ा है? हेल्थ एजुकेशन में पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, एर्गोजेनिक एड्स के अंदर, अगर आपको याद होगा तो, है ना। थोड़ा सा अब उसको रिकॉल करो। आपने जो भी चीजें एनर्जी, सॉरी, जो भी चीजें आपने हेल्थ एजुकेशन में पढ़ी है ना, वो सारी की सारी चीजें आपकी एनर्जी सिस्टम के अंदर यूज होगी। और जो आप एनर्जी सिस्टम में पढ़ोगे बेटा, वो आपको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में हेल्प करेगा। अभी हल्का सा एग्जाम्पल भी आपको देखने को मिलेगा कि कैसे एनर्जी सिस्टम में ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, एनर्जी सब्सटेंस है, एनर्जी गिविंग सब्सटेंस है, बिल्कुल। तो आइए, क्रिएटिन है क्या, ये बना कैसे है, और कैसे आपके बॉडी के अंदर ये काम करता है। तो पहले इसका स्ट्रक्चर समझिए कि ये बना कैसे है। आप लोग को मैंने बताया था, अगर याद हो आपको, प्रोटीन दो टाइप के, एक एसेंशियल प्रोटीन और एक नॉन एसेंशियल प्रोटीन, याद है आप लोगों को, है ना। तो वैसे उसके अंदर मैंने आपको बताया था आर्जिनाइन और ग्लाइसिन। देखो, जो आपका क्रिएटिन है किससे मिलकर बना है, प्रोटीन से मिलकर बना है। जितने भी आपके बॉडी के अंदर ये न्यूरोट्रांसमीटर है, एंजाइम्स हैं, और ये आपके कहते हैं क्रिएटिन है, ये सब किससे मिलकर बने हैं, प्रोटीन से मिलकर बने हैं। कौन से प्रोटीन भैया, आर्जिनाइन और ग्लाइसिन, ये दोनों प्रोटीन। अब ये दोनों प्रोटीन क्या करते हैं, आपके बॉडी के अंदर बनते हैं, सिंथेसाइज होते हैं आपके बॉडी के अंदर। एक तो सिंथेसाइज होते हैं, और दूसरा जो है आप फूड से भी कंज्यूम करते हैं। एक फूड से भी कंज्यूम करते हैं, दूसरा आपके बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होता है, आर्जिनाइन और ग्लाइसिन। अब ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों है दोस्त। जैसे क्लास के अंदर इल्मा और शिवानी दोस्त है, तो वैसे ही आर्जिनाइन और ग्लाइसिन क्या है, ये दोनों दोस्त हैं। अब ये दोनों क्या करते हैं, दोनों हाथ पकड़ते हैं एक दूसरे का, और घूमते 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 ये आपके किडनी के अंदर आ जाते हैं। किडनी के अंदर आगे घूमते घूमते आर्जिनाइन और ग्लाइसिन ये आपके किडनी के अंदर आ गए, है ना। अब किडनी में आने के बाद ये बन जाता है GAA, जिसको हम लोग कहते हैं यूनाडाइनो एसिटेट। ठीक है, किडनी के अंदर आपका GAA बन जाता है। ये क्या बनता है, GAA, जिसको हम लोग कहते हैं यूनाडाइनो एसिटेट। किडनी में आपका ये GAA बना, इसके बाद ये आता है आपके लिवर के अंदर, लिवर में आया, लिवर में आने के बाद आपका मिथ्योनाइन भी एक प्रोटीन है। मिथ्योनाइन क्या करता है, लिवर के अंदर अपना एक मिथाइल का ग्रुप यहाँ पे ट्रांसफर कर देता है, किसके साथ, GAA प्लस एक मिथ्योनाइन का ग्रुप आ जाता है यहाँ पे, है ना, मिथ्योनाइन का ग्रुप यहाँ पे आ जाता है। GAA और मिथ्योनाइन का जैसे ही ग्रुप बन जाता है, ये दोनों जैसे ही एक साथ आ जाते हैं, ये आपका क्रिएटिन के फॉर्म में मिल जाता है, ये दोनों क्रिएटिन बन जाता है। मैंने क्या बोला है, मैंने बस यही बोला है अभी तक, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए कि आर्जिनाइन और ग्लाइसिन ये दोनों साथ में आपके किडनी के अंदर आए, है ना। किडनी में जैसे ही आएंगे, किडनी में आने के बाद ये बन जाता है GAA। ठीक है, किडनी में ये GA बन गया, जिसको हम लोग यूनाडाइनोसेक्टेट कहते हैं। किडनी में बनने के बाद ये आ जाते हैं लिवर में, ये लिवर में आ गया आपका यूनोडाइनोसेटेट। अब जैसे ही ये लिवर में GAA आ गया, यहाँ पे आपका मिथ्योनाइन होता है। ये मिथ्योनाइन अपना एक ग्रुप जिसका नाम है मिथाइल ट्रांसफरेज, ये इसको देता है GAA को। और जैसे ही ये अपना एक ग्रुप इसको डोनेट करता है, ये दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, क्रिएटिन बन जाते हैं। ये दोनों क्या बन गया, क्रिएटिन बन गया।
अब जैसे ही क्रिएटिन बनाइए, ये आपके स्केलेटल मसल्स के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। क्रिएटिन आपके स्केलेटल मसल्स के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। ये चीज समझ आया आपको, क्रिएटिन कैसे बनता है आपके बॉडी के अंदर और कैसे आपके मसल्स के अंदर स्टोर होता है? ये चीज क्लियर है तो बताइए एक बार। गुड। ठीक है, तो हमने क्या देखा अभी तक? बस हमने देखा है कि एटीपी क्या है, फिर हमने देखा कि भैया क्रिएटिन क्या है। ये दो चीज हमने देखी है अभी तक, बस हमने स्ट्रक्चर देखा है दोनों का। हमने अभी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस नहीं पढ़ा, क्या काम करते हैं क्या नहीं करते, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले बॉडी बना तो लो, है ना, फंक्शंस बाद में पढ़ेंगे, पहले बना लो इसको कि है चीज का ढांचा बनाओ पहले। जब घर बनाते हो पहले ढांचा बनाते हो ना घर का अपना, तार दीवारी लगाते हो और सजाते बाद में हो अपने घर को। यहाँ पे मैंने गुलदस्ता लगाना है या फूल लगाना है या ट्यूबलाइट लगाना है ना, यहाँ पे फोटो लगानी है अपनी। तो पहले स्ट्रक्चर बनाओ, तो वही स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम लोग। तो हमने एटीपी का स्ट्रक्चर समझ लिया, हमने क्रिएटिन का स्ट्रक्चर समझ लिया। अब चले फूल और ये गुलदस्ते फोटो वोटो लगाएंगे अब ना, सारा का सारा इसके अंदर। चलिए, कोई बच्चा कहता है एटीपी समझ नहीं आया। बेटा एटीपी क्या है? एटीपी आपका देखिए, दो चीज से मिलकर बना है एटीपी, ब्रॉड तरीके से देखिए। एक तो एंडोनासाइन और दूसरा ट्राइफॉस्फेट। एंडोनासाइन को फर्दर और अगर आप अंदर देखोगे, एंडोनासाइन के अंदर क्या चीजें हैं? इसके अंदर आपका राइबोज का शुगर का मॉलिक्यूल है, एक राइबोज शुगर का, यहाँ पे जो देख रहे हो आप। दूसरा आपका एडेनाइन का मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे केमिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये दोनों मिलके एंडोनासाइन बनाते हैं। ठीक है, एंडोनासाइन के अंदर क्या है? राइबोज, शुगर मॉलिक्यूल एंड एडेनाइन। ठीक है, अब ट्राइफॉस्फेट मतलब कि यहाँ पे फॉस्फेट के तीन मॉलिक्यूल है, देखो, एक ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। ये तीन फॉस्फेट के मॉलिक्यूल है, ये बताया मैंने। फिर जब ये आपको मान लो ये मेरे बॉडी के अंदर एटीपी स्टोर्ड है अभी, है ना। अब क्या है, मैंने कोई एक्टिविटी की, अब ये एटीपी जो स्टोर्ड वाला एटीपी रहता है ना, हमेशा हाई इंटेंसिटी पे, जब आप हाई इंटेंसिटी का वर्कआउट करेंगे, एकदम बर्स्ट एक्सरसाइजेस करेंगे, तब जाके ये स्टोर्ड एटीपी आपका यूज होता है। तो मान लो ये अभी स्टोर्ड एटीपी है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। मैंने एक फास्ट रनिंग की, जैसे 100 मीटर वाले एकदम ये ब्लॉक क्लियर करते हैं ना, वैसे समझ लो मैंने ब्लॉक क्लियर किया। तो मेरी जो स्टोर्ड एटीपी है वो ब्रेक डाउन होगी और मुझे क्या देगी? एनर्जी देगी। जैसे ही एनर्जी दिया मुझे, यहाँ पे एनर्जी निकला समझ लो। एटीपी किस में टूट जाएगा? एडीपी के अंदर टूट जाएगा, है ना। और टूटेगा कौन सा क्या टूटेगा? एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल टूटेगा, लास्ट वाला जो है, और इसी के बॉन्ड में आपका जो है एनर्जी रहता है। बस मैंने यही बताया, इसके अलावा कुछ नहीं बताया। चलिए, समझ आया आपको? इसका भी डाउट था? अब आइए, अब देखते हैं क्या है ये। अब थोड़े से कुछ इसके क्या लिखा बेटा? अब देखो, इसको हम ना कई और नाम से भी बोलते हैं, एटीपीसीआर सिस्टम, इसको फिर अलैक्टिक सिस्टम बोलते हैं, अनएरोबिक एनर्जी सिस्टम बोलते हैं, फॉस्फेजन एनर्जी सिस्टम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्या रीजन है, आप समझो। एटीपी पीसीआर सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि, पहले एटीपी पीसीआर सिस्टम क्यों बोलते हैं इसी को देख लेते हैं, फिर इसके बाद आपको ये अलैक्टिक एनएरोबिक एनर्जी सिस्टम ये बताता हूँ। एटीपी पीसीआर जो आपके स्केलेटल मसल के अंदर, या मान लो आपका स्केलेटल मसल है, इसके अंदर जो एनर्जी, जो आपका एटीपी स्टोर्ड है, जो एटीपी आपका स्टोर्ड है, वो सिर्फ आपको 1 से 4 सेकंड तक एनर्जी दे सकता है। जो स्टोर्ड एटीपी है आपको सिर्फ 4 सेकंड तक एनर्जी दे सकता है। लेकिन आप लोगों ने बुक के अंदर पढ़ा है भैया, ये तो हमें 10 से 15 सेकंड तक एनर्जी देता है। एटीपी पीसीआर सिस्टम तो हमें 10 से 15 सेकंड तक एनर्जी देता है। सर आप तो गलत पढ़ा रहे हो हमें। ठीक है, तो गलत नहीं है ये, अभी सुनिए। जो स्टोर्ड एटीपी है वो आपको 1 से 4 सेकंड तक देता है, बट इसके साथ साथ फॉस्फेट क्रिएटिन भी लिखा हुआ है, या क्रिएटिन फॉस्फेट भी लिखा है। और जब मैंने आपको हेल्थ एजुकेशन पढ़ाया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपके स्केलेटल मसल्स के अंदर क्रिएटिन स्टोर्ड रहता है। याद आ रहा है चीज? तो फिर उसके बाद 1 से 4 सेकंड तक स्टोर्ड एटीपी, और जैसे ही ये 4 सेकंड वाला टाइम ओवर हुआ, आगे गए आप थोड़ा सा 10 सेकंड के लिए, 12 सेकंड के लिए, तो जो आपका क्रिएटिन फॉस्फेट है वो आपको एनर्जी देता है। एग्जाम्पल के लिए, मान लो जो एक 100 मीटर रनर है, एथलीट है, तो जब जहां से मान लो इसने ब्लॉक क्लियरेंस किया, है ना, ब्लॉक क्लियरेंस किया, तो जो मान लो 4 सेकंड तक
जो उसने एनर्जी यूज की वो उसको एटीपी से मिल रहा है। बाकी इसके अलावा 8 से लेके 10 सेकंड तक कहां से एनर्जी मिलेगा इसको? क्रिएटिन फॉस्फेट, जो उसके स्केलेटल मसल के अंदर क्रिएटिन स्टोर्ड है, वहां से इसको एनर्जी मिलेगा, है ना। तो ये चीज आपने ध्यान रखना है, ये चीज आपने ध्यान रखना है। अभी और डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में, कैसे ये क्रिएटिन आता है, एनर्जी देता है आपका, कैसे रेसिंथेसिस होता है, सारा चीज। अभी ये ध्यान रखना है, एटीपी 4 सेकंड तक, 1 से 4, और बाकी इसके अलावा टोटल जो है आपको ये 12 से 15 सेकंड तक एनर्जी देता है एटीपी से, एटीपी पीसीएस। बट 1 से 4 सेकंड तक एटीपी, और बाकी के अलावा जो भी टाइम ड्यूरेशन है उससे आपको फॉस्फेट क्रिएटिन से एनर्जी। चलिए अब आइए नेक्स्ट। ये तो हमने देख लिया थोड़ा सा। अब इसको देखो, अलैक्टिक सिस्टम क्यों बोलते हैं इसको? अलैक्टिक सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आप एटीपी से, स्टोर्ड एटीपी से एनर्जी बनाते हो तो लैक्टिक एसिड नहीं बनता आपके बॉडी, इसलिए हम लोग इसको अलैक्टिक एसिड बोलते हैं। अगर लैक्टिक एसिड बनता तो हम इसको बोलते लैक्टिक सिस्टम या लैक्टिक एसिड। यहाँ पे लैक्टिक एसिड नहीं बनता इसलिए हम इसको अलैक्टिक सिस्टम बोलते हैं। अब एक चीज ना और बताता हूँ आप लोग को। आप लोग को पता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, और ये आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा लैक्टेट, है ना। क्या होता है ये चीज? किसी बच्चे को पता है? अपना हैंड रेज कर सकता है, जिसको पता हो वही, गेस मत लगाना, या फिर चैट बॉक्स में लिखो। लैक्टिक एसिड और लैक्टेट सेम है या फिर डिफरेंस है इन दोनों के अंदर? और डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस है, लिखिए चैट बॉक्स के अंदर, पता है तो। अभी नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम लोग ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम वही सब पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं। चलिए आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो अलैक्टिक सिस्टम, ये आपको समझ आ गया। दूसरा अनएरोबिक एनर्जी सिस्टम, ठीक है ना, क्योंकि भैया ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि आपके बॉडी के अंदर ऑलरेडी एटीपी स्टोर्ड है। फिर इसके बाद फॉस्फेजन एनर्जी सिस्टम भी बोलते हैं इसको। फॉस्फेजन एनर्जी सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि भाई यहाँ पे आपका फॉस्फेट से काम लिया जा रहा है ना, फॉस्फेट से काम लिया जा रहा है, इसलिए हम इसको फॉस्फेजन एनर्जी सिस्टम भी बोलते हैं। ये तीन चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, अलैक्टिक सिस्टम, अनएरोबिक एनर्जी सिस्टम और फॉस्फेजन एनर्जी सिस्टम। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपका एटीपी पीसीआर सिस्टम है वो आपको 12 से 15 सेकंड तक एनर्जी देता है। कब देगा ये एनर्जी? जब आप हाई इंटेंसिटी की एक्टिविटी करोगे, जब आप हाई इंटेंसिटी की एक्टिविटी करोगे। कई बुक्स में ना आपको 10 से 15 सेकंड देखने को मिलेगा, कई बुक्स में 13 से 15 सेकंड आपको देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, है ना। 12 टू 15 सेकंड या 10 टू 15 सेकंड, 11 टू 14 सेकंड, यही रेंज रहता है इसका, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना, अलग अलग बुक्स में अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये देखा है आपने कि एटीपी सिस्टम आपको 12 से 15 सेकंड तक एनर्जी देगा, बट कब? एक कंडीशन लगा दी है कि जब आप हाई इंटेंसिटी की एक्टिविटी करोगे। ये ना, जो एटीपी है ना, एटीपी कहता है यार देखो, जो ये नॉर्मल चीजें है ना वो तो सब कर लेते हैं, जो नॉर्मल चीजें वो सब कर लेते हैं। मेरे अंदर ना एक एडिशनल एक खूबी है मेरे अंदर। क्या खूबी है? कि मैं तभी आऊंगा जब आप हाई इंटेंसिटी की एक्टिविटी करोगे, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं है आपसे। थोड़ा सा और क्लियर करता हूं आप लोगों को इसके अंदर। देखिए मान लीजिए कुछ मिथ्स हैं आपके, वो क्लियर कर देता हूं मैं आपको। मान लो मैं 100 मीटर का स्टार्ट ले रहा हूँ, ठीक है। मैं 100 मीटर का स्टार्ट लिया तो मेरा एक्टिविटी हो जाएगा 12 टू 13 सेकंड्स के अंदर, इतना मैं दौड़ लूंगा है ना। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टार्टिंग के 1 to 4 सेकंड जो है वो मेरा एटीपी यूज हो रहा है। चैट बॉक्स के अंदर लिख के जाइए, थोड़ा सा बोलिए, स्टार्टिंग के 1 to 4 सेकंड मेरे बॉडी के अंदर कौन सा क्या यूज होगा? स्टोर्ड एटीपी, करेक्ट। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात? ओके गुड, ठीक है गुड। स्टार्टिंग के 1 से 4 सेकंड एटीपी, ओके। अब इसके अलावा कंटिन्यूसली मैं दौड़ रहा हूँ, अपना 100 मीटर तक अप्रोच कर रहा हूँ मैं, तो मेरा क्रिएटिन फॉस्फेट मुझे एनर्जी प्रोवाइड करेगा, रीसिंथेसिस करेगा, एटीपी का बताऊं कैसे रीसिंथेसिस होगा, तो मेरा क्रिएटिन फॉस्फेट मुझे एनर्जी प्रोवाइड, ओके, ये हो गया। दूसरा, अगर मैं आपको एक्टिविटी बताऊं, मान लो क्या बोला है, हाई इंटेंसिटी की। जैसे आप लोगों ने देखा होगा शॉर्ट पुट, जो एक शॉर्ट पुटर होता है, वो कब एटीपी कब होगा आपका यूज? जब वो शॉट रिलीज करेगा, है ना। जब वो सर्कल में घूम रहा है तब आपका एटीपीसी सिस्टम काम नहीं करेगा। जब वो शॉट रिलीज करेगा तब आपका एटीपी पीसीआर सिस्टम काम करेगा, है ना। हाई इंटेंसिटी ये है जब सर्कल में घूम रहा है वो नहीं,
ये है हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी। वैसे ही जब एक आपका कोई हाई जंपर है, जब वो जंप रनिंग करते हुए आ रहा है तब नहीं लेगा वो, जब वो जंप ले रहा है, जब वो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ अपना यूज कर रहा है वहां पे, तब जाके उसका एटीपी पीसीआर सिस्टम काम करेगा। जेवलिन थ्रोअर जब जेवलिन रिलीज कर रहा है तब एटीपी पीसीआर सिस्टम काम करेगा। जब गोल्फर लॉन्ग हिट लगा रहा है, ठीक है, तब एटीपी पीसीआर सिस्टम काम करेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मान लो मैं एक जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूं, मैं एथलीट नहीं हूं, मैं एक क्या कहते हैं, मैंने रनिंग स्टार्ट किया अपना नॉर्मली पेस पे मैं जा रहा हूं, मैंने 10 मिनट मतलब मान लो मैंने 5 मिनट रनिंग कर लिया। 5 मिनट के बाद मेरे पीछे पड़ गया कुत्ता, मेरे पीछे कुत्ता पड़ गया और मैंने तेज दौड़ना स्टार्ट कर दिया, मतलब बिल्कुल हाई इंटेंसिटी के साथ मैंने अपनी रनिंग स्टार्ट करी। तो बताओ एटीपी सिस्टम काम करेगा? बोलो। 5 मिनट तक अगर मैं नॉर्मली भाग रहा हूं और अचानक से मेरे पीछे कुत्ता पड़ गया और मैंने तेज भागना हाई इंटेंसिटी के साथ मैंने एक्टिविटी स्टार्ट कर दिया, तो एटीपी सिस्टम काम करेगा? तो आपको एक चीज ये क्लियर हो गया कि मैटर नहीं करता कि आप एक्टिविटी कौन सी कर रहे हो, बट जब आप हाई इंटेंसिटी की एक्टिविटी करोगे तब जाके आपका एटीपी सिस्टम काम करेगा। ये चीज क्लियर है आप लोगों को? ओके, गुड। अब मान लो कोई ना एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर है, एग्जांपल के लिए बताता हूँ मैं, एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर है, मान लो 10 किलोमीटर की रनिंग कर रहा है ना, 10 10 किलोमीटर की रनिंग कर रहा है। अब लास्ट के फेस में वो आके, लास्ट के फेस में या बीच के फेस में मान लो वो अपनी पूरी इंटेंसिटी लगाता है, 100% इंटेंसिटी लगा देता है अपनी, एटीपी सिस्टम काम करेगा? है ना? तो एक मिथ क्लियर हुआ आप लोगों को कि लोग बोलते हैं कि एटीपी सिस्टम स्टार्टिंग के टाइम पे काम करता है, स्टार्टिंग के 10 से 12 सेकंड। भाई जब आप हाई इंटेंसिटी करते हो एक्टिविटी तब के 10 से 12 सेकंड, तब के 10 से 15 सेकंड। ऐसे नहीं कि जब भी आप कोई एक्टिविटी स्टार्ट करते हो उसके 10 से 15 सेकंड, जब आप हाई इंटेंसिटी स्टार्ट करते हो देन आफ्टर 10 to 15 सेकंड। क्लियर हुआ ये वाली चीज? गॉट इट? चलिए अब आइए आगे। यस। तो ये देख लिया आपने, स्टोर्ड एटीपी आपको 1 से 4 सेकंड तक एनर्जी देता है, फिर उसके बाद आपका एटीपी सिस्टम आता है जो आपको फर्दर 4 to 10 सेकंड तक एनर्जी देता है। ठीक है, ये मैंने बता दिया। चलिए अब आगे आइए, ये हमने पढ़ लिया। अब जिसमें मैंने आपको बताया, थोड़ा सा मैं आपको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से रिलेट करके बताऊंगा। ये वाली स्लाइड पहले बताया या अगली वाली? ये देखो पहले, मान लो फोटो दिख रही है आपको? अब थोड़ा सा ना मैं आपको एंजाइम्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, अब देखो, मान लो जो एटीपी है, जब आप एनर्जी बनाओगे इससे, लो एटीपी से जब आप एनर्जी बनाओगे तो किस में टूटता है? ये एडीपी में टूटता है ना, एडीपी में टूटता है। मान लो मैंने रनिंग स्टार्ट किया, कुछ भी किया मैंने हाई इंटेंसिटी वाला, तो मेरे जो स्टोर्ड एटीपी है वो ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन किस में होगा? एडीपी में होगा। और ब्रेक डाउन करने के लिए कोई ना कोई चीज होनी चाहिए, ब्रेक डाउन करने के लिए कोई ना कोई चीज होनी चाहिए, कोई ना कोई एंजाइम होना चाहिए। तो जो इस एटीपी को एडीपी में तोड़ता है, उस एंजाइम का नाम है एटीपेज। मतलब जब आप एक्टिविटी कर रहे हो, जब आप रनिंग कर रहे हो, उस टाइम पे जो आपका स्टोर्ड एटीपी है वो टूट रहा है, तो कौन तोड़ रहा है? एटीपेज तोड़ रहा है। तो जब ये रनर रनिंग कर रहा है, जब उसका स्टोर्ड एटीपी टूट रहा है, तो कौन सा एंजाइम तोड़ रहा है इसको? एटीपेज एंजाइम तोड़ रहा है। ये चीज क्लियर है कि मतलब जब आप अपना स्टोर्ड एटीपी यूज कर रहे हो, तो उस टाइम पे उस एटीपी को ब्रेक डाउन कौन सा एंजाइम कर रहा है? एटीपेज। और मैंने आपको बता दिया है प्रीफिक्स सफिक्स के अंदर कि जिसके लास्ट में आपको एज देखने को मिले, तो मोस्टली क्या होती है वो चीजें? एंजाइम्स होती हैं। ये चीज क्लियर हो गया आपको? एटीपेज। 2 2 2
टू डायो मतलब कि एंडोनेसन डायोफॉस्फेट, दो है ना, ये रहा एंडोनेसन डायोफॉस्फेट बेटा, है ना। ये ट्राइफॉस्फेट था, मैंने बताया था आपको। फॉस्फेट का जो लास्ट वाला मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर एनर्जी स्टोर रहता है आपका। तो जो लास्ट वाला आपका फॉस्फेट का मॉलिक्यूल का बॉन्ड है यहाँ पे, उसके अंदर आपका जो है एनर्जी स्टोर रहता है, वहां से आपको एनर्जी मिलेगा, और ये ब्रेक डाउन होगा एंडोनेसन डायोफॉस्फेट के अंदर। गॉट इट? क्लियर है ये वाला, ये चीज? मतलब कि एटीपी को ब्रेक डाउन कौन करता है? एटीपीज करता है। ये चीज क्लियर है, बताइए। ओके ठीक है, ये हो गया आपका चीज। दूसरा हमने क्या देखा था, अभी मैंने आपको एक चीज बताई, अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो आपका स्टार्टिंग में स्टोर्ड एटीपी काम करता है 4 सेकंड तक, स्टोर्ड एटीपी आपका 4 सेकंड तक काम करता है, उसके बाद आपका क्रिएटिन आ जाता है, उसके बाद आपका क्रिएटिन आ जाता है। अब देखो क्रिएटिन कैसे हेल्प करता है आपको एनर्जी बनाने में। मान लो ये आपका स्केलेटल मसल है ना, ये आपके एटीपी स्टोर्ड एटीपी है, रेड वाले, और ये क्या है? क्रिएटिन फॉस्फेट के मॉलिक्यूल है, जो मैं ये ऐसे करके बना रहा हूँ। ओके ठीक है। अब यहीं पे ना आपके क्या कहते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, यहीं पे आपके एंजाइम्स भी प्रेजेंट रहते हैं। अभी बताऊंगा आपको, कुछ टर्म्स है, रेट लिमिटिंग एंजाइम, कैटालिस्ट, ये सब आपको जब मैं ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा आपको सारी, ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम पे पढ़ाऊंगा। तो मान लो ये क्या है? एटीपी है हमारा। जब हमने इस एटीपी से जब हमने इस एटीपी से एनर्जी बनाया, तो ये किस में टूटा? एडीपी के अंदर टूटा, एडीपी के अंदर टूटा। तो ये एडीपी कहाँ जाता है? जब ये टूटता है ना, एटीपी एडीपी के अंदर टूटता है, तो ये आपके मसल्स में ही आ जाता है दोबारा। ये आपके मसल्स में ही, स्केलेटल मसल्स में रहता है ये, है ना, आपके स्केलेटल मसल्स में ही ये आ जाता है। एटीपी टूटा एडीपी के अंदर, और ये आपके स्केलेटल मसल्स में ही प्रेजेंट रहता है। तो जैसे ही आपके स्केलेटल मसल्स के अंदर एडीपी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, मतलब जैसे ही आपके स्केलेटल मसल्स के अंदर एडीपी का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब एडीपी लार्ज अमाउंट में आना स्टार्ट होता है, तो आपका जो एक होता है कैटलिस्ट या रेट लिमिटिंग एंजाइम, वो इसको डिटेक्ट कर लेता है कि भैया एडीपी हमारे स्केलेटल मसल्स में बन रहे हैं। इसका क्या मतलब है? कि हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, मतलब कोई ना कोई दिक्कत परेशानी है, कोई ना कोई इशू है, तभी ये एडीपी बन रहा है। तो हमें इस एडीपी को कैसे भी करके एक फॉस्फेट लगा के एटीपी में दोबारा कन्वर्ट करवाना है, दोबारा एनर्जी में कन्वर्ट करवाना है। तो ये चीज होता है आपका। थोड़ा चलो एंजाइम के बारे में बता दो। देखो एंजाइम क्या होते हैं, ये एक तरीके से कैटलिस्ट होते हैं। ये कैटलिस्ट मतलब क्या? मतलब रेट लिमिटिंग एंजाइम। क्या कहने का मतलब है? देखिए, इसके ऊपर आते हैं दोबारा, थोड़ा सा पहले एंजाइम को समझ लो। यहां तक चीजें क्लियर हो रही है आपको? बताइए, यहां तक चीजें क्लियर हैं जो मैंने बताया आपको? ओके गुड। देखिए रेट लिमिटिंग एंजाइम, पता नहीं नीचे क्यों नहीं हो रहा है ये। अरे रुको यार, एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं। देखिए क्या होता है रेट लिमिटिंग एंजाइम या कैटलिस्ट। कैटलिस्ट या रेट लिमिटिंग एंजाइम। आप लोगों ने कभी भंडारा खाया है? मुझे बताए कौन कौन, किस किस ने भंडारा खाया आप में से? भंडारा किस किस ने खाया है? अभी हो जाएगा रिपीट अपने आप ही, सबने भंडारा खाया है? ठीक है। ओके, ओके सभी ने खाया। अच्छा भंडारा में कभी आपने देखा है कि भाई इतने सारा खाना बन रहा होता है, कभी देखा है खाना कम पड़ा है?
भंडारे के अंदर? नहीं जगह, बहुत कम देखा होगा आप लोगों ने, है ना। भंडारा के अंदर कंटिन्यूअसली खाना चलता रहता, चलता रहता, चलता रहता, चलता रहता। अब मान लो यहीं पे हम लोग खाना बनाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये लोग, यह आपका पतीला एक है ना, जिसके अंदर आपकी ये सब्जी वब्जी बन रही है, जिसके अंदर आपकी सब्जी वब्जी बन रही है। अब ये जो बन रहा है खाना, हाँ, ये जो खाना बन रहा है, अब इसको, इसके ऊपर नजर रखने वाला भी कोई ना कोई होगा कि भाई हाँ इतना खाना बन रहा है, इतना प्रोडक्शन करना है, इतना प्रोडक्शन नहीं करना है ना। ये क्या करता है, इसके ऊपर नजर रखता है। और यहाँ पे इसका स्टोर स्टोर रहता है, स्टोर है ना, स्टोर के अंदर सारा सामान रहता है, आलू गोभी मटर प्याज सारा चीज है ना, स्टोर के अंदर रहता है सारा। यहाँ पे टेंट लगा हुआ है, यहाँ पे सारा खाना वाना। ओके, तो जैसे ही देखता है वो कि भाई यहाँ पे आप लोग सब खाने के लिए तैयार हो, है ना, दिव्या प्रिया सब तैयार है यहाँ पे खाने के लिए, भंडारा, चलिए। ओके, अब जैसे ही आप देखते हो कि भंडारा हो रहा है, फूट पड़ते हो आप लोग, खाना स्टार्ट कर देते हो, ये पर्सन क्या करता है, ये पर्सन इसके ऊपर पूरा नजर बनाए रखता है कि भाई यहाँ से इतना खाना निकल चुका है, तो चलो ठीक है, स्टोर से जो स्टोर है, फूड स्टोर है जो है, उससे इतना प्रोडक्शन बढ़ा दो, इसका खाना बनाना स्टार्ट करो। अरे अब इतना निकल गया, चलो और बढ़ाओ, और खाना बनाना स्टार्ट करो। चलो इतना निकल गया, और खाना बनाना स्टार्ट करो, है ना। तो क्या कर रहा है, नजर रख रहा है पूरा कि ठीक है, इतना चीज गया, इतना चीज गया, इतना चीज गया, इतना गया, इतना इतना गया, इतना कम गया। तो क्या कर रहा है, ये रेट फिक्स कर रहा है ना, मतलब कि हाँ इस रेट से डिक्रीज हो रहा है तो हमें इस रेट से ही प्रोडक्शन बढ़ाना है, इस रेट से जा रहा है ये, तो इस रेट से ही हमने इसको बनाना है ना। तो ये क्या कर रहा है, एक तरीके से यहाँ पे कैटलिस्ट का काम कर रहा है। इसको हम लोग रेट लिमिटिंग भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये रेट को मेंटेन कर रहा है, जिस रेट से जा रहा है उस रेट से इसका प्रोडक्शन भी बढ़ा रहा है ना, ताकि भंडारा खत्म ना हो। बोल सकते हैं, ये चीज समझ आया आपको, भंडारे वाला कहानी, भंडारी वाली कहानी समझ आया आपको कि ये जो पर्सन है, ये क्या कर रहा है, बस इतना ध्यान रख रहा है, हाँ मैनेज कर रहा है कि कम ना हो। ये क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है कि भाई ये भंडारा कम ना पड़े, खाना सबको प्रॉपर मिलता रहे, चलता रहे, प्रोडक्शन इसका चलता रहे। ये चीज समझ आया आप लोगों को, बताइए, ये चीज समझ आया तो फिर आगे आपको अपने आप समझ आ जाए। जैसे घर में भी आप लोग खाना वाना बनवाते हो तो देखते हो ना कि कम वम ना पड़े, नजर रखते हो उसके ऊपर। ठीक है, चलिए, अब आपको बताता हूँ इसके अंदर आगे की चीजें क्या है। नहीं आया, देखो, मान लो ये एक पर्सन है, ये पर्सन क्या कर रहा है, जो ये खाना बन रहा है, ये जो खाना बन रहा है, इसके ऊपर बस नजर रख रहा है, जितना खाना जा रहा है यहाँ से, जितना खाना आप लोग खा रहे हो, है ना, जो निकल रहा है, उसके अंदर उतना उसको फिट करना है ना, ताकि कम ना पड़े खाना। मान लो यहाँ पे आपका 5 किलो आलू, ठीक है, 5 किलो आलू है, 10 किलो यहाँ पे चावल, मतलब चावल है ना, 2 किलो रोटी है यहाँ पे, एक एग्जाम्पल के लिए। अब यहाँ पे आप लोग खाने बैठे, तो यहाँ से मान लो कि जो 5 किलो, क्या था हमारा ये, आटा मान लो, ठीक है, 5 किलो आटा था, ये चावल और ये कुछ सब्जी मान लो, ये सब्जी मान लो 2 किलो है। हाँ वही बता रहा हूँ, डोंट वरी। अब देखो, मान लो यहाँ पे 5 किलो जो आटा है, उसमें से 3 किलो आटा खत्म हो गया, 3 किलो आटा खत्म हो गया। तो ये पर्सन क्या है, ये पर्सन नजर रख रहा है के ऊपर, अच्छा 3 किलो आटा खत्म हो गया, तो मुझे यहाँ से 2 किलो और लेने पड़ेंगे, मतलब 3 किलो खत्म हुआ तो मुझे 3 किलो यहाँ से लेना पड़ेगा और इसके अंदर डालना पड़ेगा, तब ये ऑप्टिमम अमाउंट में रहेगा। यहाँ से 2 किलो चावल खत्म हो गया यहाँ पे, तो भैया 2 किलो चावल स्टोर से लेना पड़ेगा और यहाँ पे 2 किलो चावल डालना पड़ेगा, ताकि इसके अंदर खाना बनता रहे। 10 किलो चावल खत्म हो गया तो यहाँ से 10 किलो चावल लिया और इसके अंदर भेजा। तो ये क्या कर रहा है, एक तरीके से नजर रख रहा है इसके ऊपर, जिस रेट से खत्म हो रहा है उसी रेट से इसके अंदर वो प्रोडक्शन भी कर रहा है, उसके अंदर डाल रहा है ये। अब की ये चीज क्लियर हुआ आपको, इसका मतलब क्या है, क्या है क्या नहीं है, वो बात की बात है। हाँ एक मिनट, लेट मी गिव यू। यस, यस प्रिया। सर मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे एटीपी ने मतलब एनर्जी बनाया थी, तो वो एडीपी में ब्रेक डाउन हुआ। उसके ऊपर मत जाओ, अभी मैंने जो बताया वो समझो अभी। ये जो मैंने बताया आपको, ये नहीं चीज सर, मतलब पहले सुन, मतलब सर, नहीं सर, मेरा ये कहने का मतलब है कि जैसे एडीपी में ब्रेक डाउन हुआ तो वो हमारे मसल्स में आ जाता है, फिर हम्म, से सर वो मतलब क्या होता है कि दोबारा से वो हमारे जो स्केलेटल मसल्स वगैरह होते हैं
तो उसमें आ जाता है, तो उसमें उसका अमाउंट बढ़ जाता है। तो ये इसको मतलब डिटेक्ट करने का काम करता है, मतलब एक ही हिसाब से इसको मेंटेन करने का काम करता है कि इसमें कोई कम ना हो जाए या ज्यादा ना हो जाए। इसका मतलब बिल्कुल यही है मेन। बिल्कुल, बस वही समझाना चाहता मैं आपको, है ना, ओके सर, वही समझा रहा था मैं। क्लियर है सर। ठीक है, चलिए। अब देखिए, मैं आपको ये समझाना था कि मतलब मान लो ये आपका स्केलेटल मसल है ना। अब इस आपके स्केलेटल मसल में ना 80 टू 100 ग्राम, 80 टू 100 ग्राम आपका एटीपी स्टोर्ड रहता है। 80 टू 100 ग्राम के आसपास आपका एटीपी स्टोर्ड रहता है। अब जैसे ही ये आपका स्टोर्ड एटीपी है, अब इससे जब आप एनर्जी बनाने लग जाते हो, और इसका बाय प्रोडक्ट क्या मिल रहा है आपको, एडीपी। तो जैसे ही आपके मसल्स के अंदर एडीपी का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, एडीपी का अमाउंट बढ़ जाता है, तो ये जो एंजाइम्स होते हैं, जिसको हम लोग कैटलिस्ट या फिर रेट लिमिटिंग एंजाइम कहते हैं, वो इसको डिटेक्ट करते हैं। और डिटेक्ट करने के बाद ये क्या करते हैं, जो आपके मसल्स के अंदर क्रिएटिन स्टोर्ड है, उससे एडीपी को एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल दे देंगे, और इससे ये आपका एटीपी दोबारा बन जाएगा, जिससे आपको एनर्जी मिल जाएगी। तो ये प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस होता है आपका एनर्जी का। मतलब एनर्जी जो दोबारा बनता है, इस प्रोसेस से बनता है आपका। इसके अंदर जो आपका ब्रेक डाउन एडीपी है, जो टूटा हुआ एडीपी है, उसके अंदर आपका क्रिएटिन फॉस्फेट अपना मॉलिक्यूल देता है। मान लो यहाँ से क्रिएटिन फॉस्फेट अपना मॉलिक्यूल देगा, तो ये देखो एडीपी एक ये था, प्लस यहाँ पे मैंने एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल बना दिया। अब बताओ ये क्या बन गया, पहले दो था, अब क्या बन गया, ये बताओ, नाम बताओ पूरा का पूरा, बताइए क्या बन गया ये, जब हमने इसके अंदर एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल मिला दिया तो। बोलो, चैट बॉक्स के अंदर लिखो। एटीपी बन गया, एटीपी बन गया ना, एटीपी बन गया आपका, है ना। तो बस एटीपी बन गया, मतलब कि आपकी एनर्जी। ये समझ आया। अब जो ये एटीपी बना, ये जो एटीपी बना, हमने क्या पढ़ा है भाई, कोई ना कोई एंजाइम इसको बनाएगा। कौन सा एंजाइम बनाएगा इसको, ये एडीपी के अंदर जो क्रिएटिन फॉस्फेट ने अपना एनर्जी दिया है, तो कौन से एंजाइम की वजह से, ये एंजाइम का नाम है क्रिएटिन काइनेज, है ना। क्रिएटिन काइनेज या क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज, तो ये दोनों चीज सेम है, कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर। क्रिएटिन काइनेज या क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। क्रिएटिन काइनेज या क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज। तो अभी आप लोगों को अगर मैं पूछूं, देखो ध्यान दो, मतलब जब मैं अपना एटीपी यूज कर रहा हूं, मतलब मेरा जब एटीपी टूट रहा है तो कौन सा एंजाइम, जब एटीपी टूट रहा है तो कौन सा एंजाइम, लिखो बेटा चैट बॉक्स के अंदर। जब एटीपी टूट रहा है तो कौन सा एंजाइम, एटीपीएस, वेरी गुड। अब जब एटीपी बन रहा है, जब एटीपी बन रहा है तो कौन सा एंजाइम, जब एटीपी बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, जब बन रहा है एटीपी, एडीपी से एटीपी बन रहा है, टूट नहीं रहा, बन रहा है, क्रिएटिन काइनेज, क्रिएटिन काइनेज या क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज। ये आपके नेट के अंदर भी आया था एक बार, किसी क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन था। समझ आया दो चीज, टूट रहा है तो एटीपेस, बन रहा है तो क्रिएटिन काइनेज या क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज। गॉट इट। ओके, गुड। अब देखो, देखो सेम चीज यही लिखी यहाँ पे, एटीपेस, जब एटीपी से आपका एटीपी ब्रेक डाउन होगा आपका एटीपी के अंदर, तो एटीपेस एंजाइम करेगा और आपको एनर्जी मिल जाएगा। और जब एडीपी के अंदर आपका फॉस्फेट क्रिएटिन का मॉलिक्यूल, मतलब फॉस्फेट दे देगा इसको अपना, तो कौन करेगा, क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज या क्रिएटिन काइनेज, ठीक है, तो वो फिर आपका एटीपी के फॉर्म में आ जाएगा। ये चीज है। अब ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, क्या ध्यान देने वाली बात है, कि जो आपका एक मोल है एटीपी का, मतलब एक मोल एटीपी आपको 7.3 किलो कैलोरीज देता है। मतलब मान लो ये एक मोल एटीपी जो है आपको 7.3 किलो कैलोरीज देगा, है ना। एक मोल ऑफ एटीपी आपको 7.3 किलो कैलोरीज देगा। थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूं इसको मैं, देखिए। मान लो ये एटीपी,
कौन सा एंजाइम ब्रेक डाउन करेगा एटीपी को? कौन सा एंजाइम ब्रेक डाउन करेगा इसको? बताइए, कौन सा एंजाइम? एटीपेज। एटीपेज। अब जैसे ही ये एटीपी टूटा, जैसे ही ये एटीपी टूटा, तो आपको कितना एनर्जी मिलेगा? मतलब एक मोल जो होगा एटीपी का, वो आपको 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी देगा, ठीक है? और ये टूटेगा किसमें? एडीपी के अंदर। नहीं नहीं गौरव, नहीं नहीं, 7.3 किलो कैलोरीज, माइनस नहीं। ओके, तो ये चीज है। ओके, अब देखिए क्या है कि जब एक टर्म होता है फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन क्या होता है कि जब क्रिएटीन फॉस्फेट जब अपना एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल एडीपी को देता है, तो उसको हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। मतलब ये सेम चीज, जब एक नीचे हो जा भाई, ये फॉस्फेट क्रिएटीन, ये आपका क्या कहते हैं? एडीपी है ना, ये एडीपी। इसके अंदर जब क्रिएटीन फॉस्फेट आपका है ना, जब क्रिएटीन फॉस्फेट, एक क्रिएटीन फॉस्फेट जब इसको अपना एक मॉलिक्यूल देगा फॉस्फेट का, तो इसको हम लोग कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। जब क्रिएटीन फॉस्फेट एडीपी को अपना एक मॉलिक्यूल दे रहा है एटीपी बनाने के लिए, इसको हम लोग कहते हैं फॉस्फोरेशन। मतलब कि एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल अपना वो एडीपी को दे रहा है ताकि ये अपना एटीपी बना सके। ये टर्म समझ आया आपको? फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है? समझ आया? फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या होता है कि जब ये टूटा हुआ एडीपी है, ये आपका टूटा हुआ दिल है, जब आपको कोई एक संतावना दे, आपको कोई भरोसा दे, है ना, तो आप ठीक हो जाते हो। तो वैसे ही जो एक क्रिएटीन फॉस्फेट का मॉलिक्यूल इसको फॉस्फेट का मॉलिक्यूल देता है, इसको हम लोग फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। मतलब ये अपना एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल दे रहा है। ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है आप लोगों को? चलिए, ओके गुड। तो ये हो गया आपका, ये भी हो गया, ठीक है गुड। चलिए, अब ये कुछ स्टेप्स हैं इसके। अच्छा ठीक है, एक बार और बता दूं। देखिए यहीं पे समझिए। ये टूटा हुआ एडीपी है, इसको क्या चाहिए? बताइए, इसको क्या चाहिए? इस एडीपी को क्या चाहिए एनर्जी बनाने के लिए? लिखो चैट बॉक्स के अंदर। प्रिया, देखो चैट बॉक्स के अंदर क्या चाहिए? फॉस्फेट। अब ये देगा कौन? इसको चाहिए, क्या चाहिए? ये चाहिए, ये चाहिए। लेकिन ये है किसके पास? पीआई है किसके पास? है किसके पास? क्रिएटीन के पास, क्रिएटीन फॉस्फेट के पास। क्रिएटीन फॉस्फेट फेस के पास है, ये क्रिएटीन फॉस्फेट के पास। तो जब ये क्रिएटीन फॉस्फेट इस एडीपी को बोलता है कि क्रिएटीन फॉस्फेट जब अपने आप को अलग करता है, ठीक है, क्रिएटीन फॉस्फेट जब अपने आप को अलग करता है, क्रिएटीन इधर फॉस्फेट को बोलता है तू जा, तू जा, तू एडी के पास, एडीपी के पास चला जा। तो ये एडीपी के पास चला जाता है। तो ये इसका जाने वाला प्रोडक्ट जो है ना, ये जो जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन, है ना। ये जो गया है क्रिएटिन फॉस्फेट से अलग हुआ और एडी के पास गया है, कोई एक नया दोस्त बना है, किसी नए लोग के पास गया है, वो उसको हम लोग कह रहे हैं फॉस्फोराइलेशन। अब समझ आ गया? हाँ बिल्कुल, सीपी के पास, है ना। ओके, चलिए। अब ये कुछ स्टेप्स हैं इसके, है ना, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके, हाँ ये देखिए एक चीज, वेरी गुड, अभी आया ये। अब थोड़ा सा मैं इसको आपका स्पोर्ट्स क्या कहते हैं, सॉरी, स्पोर्ट्स इनिंग से रिलेट करके बताता हूँ कि आप स्पोर्ट्स इनिंग कैसे पढ़ोगे, क्या चीजें आपकी यूज होंगी। अब आपने क्या देखा है कि हमें एटीपी पीसीआर सिस्टम कितने देर के लिए एनर्जी देता है? पूरा एटीपी पीसीआर सिस्टम टाइम ड्यूरेशन कितना रहता है उसका? लिखिए चैट बॉक्स के अंदर, पूरा एटीपी पीसीआर सिस्टम क्या टाइम ड्यूरेशन रहता है इसका? 10 to 15, 12 to 15, है ना। ओके, ठीक है, ओके ध्यान रखिए।
अब देखो एक चीज मुझे बताओ, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आई एम डूइंग बाइसेप्स कर्ल, आई एम डूइंग बाइसेप्स कर्ल। तो मुझे बताओ मैं कौन से मसल को ट्रेन कर रहा हूं? बाइसेप्स मसल को ट्रेन कर रहा हूं ना मैं। जब मैं बाइसेप्स कर्ल की एक्सरसाइज कर रहा हूं तो मैं किसको ट्रेन कर रहा हूं? मैं बाइसेप्स मसल को ट्रेन कर रहा हूं। कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है ना? अब ध्यान देना यहाँ पे। अब आपको पता है कि जब मैं हाई इंटेंसिटी के साथ 10 से 12 मिनट रनिंग, 10 से 12 सेकंड में रनिंग करूंगा, हाई इंटेंसिटी से 10 से 12 मिनट रनिंग करूंगा, और ये चीज मैं लगातार रिपीट कर रहा हूं, तो मैं किसकी ट्रेनिंग कर रहा हूं बताओ? किस चीज की ट्रेनिंग कर रहा हूं मैं? लिखो चैट बॉक्स के अंदर जरा। अरे मैं अरे 10 से 12 सेकंड, 10 से 12 सेकंड की मैं स्प्रिंट यूज कर रहा हूं। बस ठीक है, ओके। अगर मैं स्पेसिफिक बोलूं कि अगर मैं किसी एनर्जी सिस्टम को यूज करना चाहता हूं, यहाँ पे मान लो 10 से 12 सेकंड मैंने रनिंग किया है ना, फिर मैंने रेस्ट लिया 2 से 3 मिनट का, फिर मैंने 10 से 12 सेकंड तक रनिंग किया, फिर मैंने रेस्ट लिया 2 से 3 मिनट का, फिर मैंने 10 से 12 सेकंड तक रनिंग किया, फिर मैंने 2 से 3 मिनट का रेस्ट लिया। आप देखो होगा क्या? पीसीआर ट्रेनिंग, लैक्टिक सिस्टम या एनारोबिक सिस्टम को मैं ट्रेन कर रहा हूं यहाँ पे। देखो कैसे होगा। ये मेरी स्केलेटल मसल, ये मेरी एटीपी, है ना? अब मैंने क्या किया, ये स्टोर्ड एटीपी है इसका, आपको पता ये स्टोर्ड एटीपी है आपका। अब ये एटीपी टूट गया, ये दूसरा मान लो यहाँ पे, ये एटीपी टूट गया, एटीपी टूट गया, एडीपी में आ गया, है ना? एडीपी के बंदर बन गया, ये भी टूट गया, एडीपी में बन गया, ये भी टूट 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 गया। इन द मीन टाइम साइमल्टेनियसली क्या होता रहता है आपका, इस एडीपी के साथ पीआई मिलता रहता है ना, पीआई मिलके फिर ये दोबारा एटीपी के फॉर्म में बनता है, ये बनता है ना। तो ये नॉर्मली होता है आपका, ये नॉर्मली चलता रहता है। ओके, फॉस्फोक्रिएटिन बेटा, ओके फॉस्फोक्रिएटिन सेम चीज है, क्रिएटिन फॉस्फेट फॉस्फोक्रिएटिन, बात बराबर ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे अगर मैं आपको बोल दूं क्या नाम है आपका, मुस्कान, है ना? मुक्का, मैं आपको मुक्कू बोल दूं या मुस्कान बोल दूं, बात बराबर ही है ना? घर पे आपको बोलता हूँ मुस्कान या मुक्कू, तो बात बराबर है, क्रिएटिन फॉस्फेट या फॉस्फोक्रिएटिन। अब मान लो मैंने 10 से 12 सेकंड रनिंग किया हाई इंटेंसिटी के साथ, हाई इंटेंसिटी से 10 से 12 मिनट मैंने रनिंग किया, मेरा जितना भी स्टार्टिंग के 4 सेकंड तक जितने भी मेरे स्टोर्ड एटीपी थे सब खत्म, क्रिएटिन जो स्टोर्ड थे वो भी एनर्जी बना के वो भी खत्म, खत्म खत्म। अब अगर मैं 2-3 मिनट रेस्ट कर लूंगा तो मेरा वो एटीपी दोबारा बन जाएगा। मुझे चैट बॉक्स के अंदर लिखो, दोबारा एटीपी बन जाएगा ना? अगर मैं 2-3 मिनट रेस्ट कर लूंगा तो एटीपी बन जाएगा। बन गया, मैंने दोबारा मैंने एटीपी बना लिया, ठीक है, अच्छा खासा मैंने एटीपी बना लिया दोबारा से, जितना था मेरे अंदर। मैंने दोबारा फिर हाई इंटेंसिटी के साथ रनिंग किया, 2 मिनट रेस्ट कर लिया मैंने, 2 से 3 मिनट, दोबारा एटीपी बना, दोबारा एटीपी बना, बन गया। फिर मैं उठा, मैंने कहा लो दोबारा से, मैं दोबारा फिर से रनिंग स्टार्ट किया मैंने हाई इंटेंसिटी के साथ, है ना? 10 से 12 सेकंड, और दोबारा 2 से 3 मिनट रेस्ट किया मैंने, दोबारा मेरा एटीपी बना, बना एटीपी, बताओ बन गया? ओके, है ना? बन गया। को ध्यान दो, जब मैं लगातार बाइसेप्स कर्ल की एक्सरसाइज कर रहा था तो मेरा बाइसेप्स मसल डेवलप हो रहा था, और जब मैं लगातार अपने एटीपी पीसीआर सिस्टम को ट्रेन कर रहा हूं तो मेरा एटीपी पीसीआर सिस्टम डेवलप होगा, होगा कि नहीं होगा बताइए? होगा, एनोरेबिक सिस्टम मेरा डेवलप होगा, उसका रीसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा। हाँ, मतलब कि
कहने का मतलब ये है कि आपके मसल्स के अंदर एटीपी का रीसिंथेसिस जल्दी होगा, फास्ट होगा आपका। रिकवरी फास्ट होगा, ठीक है, ये चीज है। अब देखो यहीं पे सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, फिजिकल ट्रेनिंग इंक्रीज द मसल्स क्वांटिटी ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट्स, ठीक है। तो आपका क्वांटिटी इंक्रीज कर देता है आपके मसल्स के अंदर, है ना। और क्या है इफेक्टिव ट्रेनिंग, क्या है आपका 6 से 10 सेकंड तक आपका इंटरवल ट्रेनिंग करो, है ना, मैक्सिमल मूवमेंट के साथ, स्पेसिफिक रिक्वायर्ड मूवमेंट अगर कुछ हो, शॉर्ट स्प्रिंट एक्टिविटी, और बीच में 2 से 3 मिनट का आप रेस्ट ले लो ताकि आपका एटीपी रेसिंथेसिस हो, है ना। तो ये आप लोग पढ़ोगे अभी आगे जाके स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर। तो एक समझ है, हल्का समझ है आप लोगों को कि कैसे अपना एटीपी का रीसिंथेसिस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। कोई दिक्कत परेशानी? ओके, चलिए, ये सारा चीज हो चुका है। अब देखो वही सारी चीज जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, वही सेम चीज लिखा है आपका। अच्छा, अगर आपको मस्कुलर सिस्टम याद होगा अपना, बताइए एटीपी कहाँ रहता था? ये देखो क्या करना था हमें, एटीपी की जरूरत क्यों होती थी? हमें एटीपी की जरूरत क्यों होती थी? क्यों? क्योंकि मायोसिन किसको पकड़े? एटीपी, सॉरी सॉरी, मायोसिन किसको पकड़े? एक्टिन को पकड़े और मूव करे, ताकि सार, तभी तो सार्कोमेर कॉन्ट्रैक्ट होगी, है ना। मायोसिन एटीपी को पकड़ेगा, खींचेगा, सार्कोमेर कॉन्ट्रैक्ट, फिर दोबारा पकड़ा, खींचा अपनी तरफ, सार्कोमेर कॉन्ट्रैक्ट। यही चीज होता था, ये चीज मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। हाँ, मायोसिन एक्टिन को पकड़ेगा और स्लाइड ओवर करेगा, है ना, तभी आपका जो है सार्कोमेर कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्शन के लिए। इसलिए इसको क्या कहते हैं यहाँ पे जो है दिया गया है। ओके, अब देखिए यहीं पे फॉस्फोक्रिएटिन ब्रोकन डाउन द एंजाइम क्रिएटिन काइनेज, है ना। ये सेम चीज वहीं पे लिखी है आपका। ये मतलब कि आपके कुछ स्टेप्स है जो मैंने आपको बताया, सारा चीज वही लिखा है, रीजॉइन एंड फॉर्मिंग मोर एटीपी फ्यूल के फॉर्म में। ये सेम चीज देखो, एटीपी क्या कर रहा है, एटीपी क्या कर रहा है, मतलब एटीपी को कौन ब्रेक डाउन कर रहा है? एटीपी एंजाइम, किसमें? एडीपी पीआई में, और एनर्जी मिल रहा है आपको एडीपी पीसीआर, है ना। इसमें जब क्रिएटिन काइनेज मिलता है तो इसको एटीपी बना देता है, एनर्जी बना देता है आपका। यही है। अब देखो 100 मीटर स्प्रिंट में, वेट लिफ्टिंग, शॉर्ट शॉर्ट सेट ऑफ वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस, तो इसके अंदर ये सारी चीज, तो बस आपका यही था एनर्जी सिस्टम के अंदर एटीपी पीसीआर सिस्टम में, है ना। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो अपना हैंड रेज करिए। किसी का क्वेश्चन, कोई डाउट है तो अपना हैंड रेज करिए, हैंड रेज करके पूछेगा। हाँ प्रिया पूछो, पूछो प्रिया, माइक ऑन है आपका। सर ये कंप्लीट हो गया जो मतलब आपने कराया? हाँ हाँ, ये कंप्लीट हो गया, मतलब एटीपी पीसीआर सिस्टम कंप्लीट हुआ आपका। ओके सर। सर मेरा ना एक किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट था, हाँ मतलब मैंने पूछिए। किसी से पूछा था उस क्वेश्चन को। तो हम्म। सर जैसे आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो सर। हाँ हाँ, बोलो, आप बोलो, अब आवाज आ रही है, हाँ बोलिए। सर आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए। सर अभी आ रही है? हाँ हाँ, बोलो ना, आ रही है आवाज अभी। सर मैंने ना एक क्वेश्चन पूछना था, मैंने किसी से पूछा था तो उन्होंने बोला था उसका आंसर कि ये सेम ही है। तो मुझे आपसे कंफर्म करना है कि हम्म। मतलब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिजियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड एनाटॉमिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया। सर इसमें क्या डिफरेंस है? फिजियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया और एनाटॉमिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया। यस सर। ओके, बाकी मैं पढ़ाऊंगा, अभी आपको पढ़ाऊंगा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में, बट यहाँ समझा देता हूँ मैं आपको। सर किसी ने मेरे को बोला था कि ये सेम है, तो फिर मैंने उसको बोला कि नहीं ये वो, तो इसलिए ठीक है, चलिए, क्या बोला आपने? फिजियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया और एनाटॉमिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, मैं बता देता हूँ, फिजियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन एरिया और एनाटॉमिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखिए, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है एनाटॉमिकल, और दूसरा क्या है? फिजियोलॉजिकल। और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है? हाँ, कैसे, मतलब कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, पहले इसको आपको समझना पड़ेगा।
मान लो मैं आपकी यहाँ से, ये मान लो आपकी मसल है एक तरीके से, है ना, ऐसे करके कुछ, ये आपकी मसल है। तो जब मैं आपकी, मान लो बाइसेप्स की मसल है आपकी, मैंने इसको काट दिया है ना, काट दिया इसको एक तरीके से, तो सामने आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस तरीके का इंटरफेस अगर आपको सामने से देखने को मिलता है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है कि मान लो इसके बीच का जो डायमीटर है ना, दैट इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया जो आपको दिख रहा है। और जब आप एक्सरसाइज करते हो तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया आपका, मतलब मस्कुलर हाइपरट्रॉफी होती है, तो टाइम टू टाइम आपका क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज होता है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया था। अब है एनाटॉमिकल क्रॉस सेक्शन एरिया। तो मान लो ये पूरा आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो एनाटॉमिकल क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा कि ये पूरा पार्ट यहां से लेके यहां तक आपका पूरा पार्ट जो है, दैट इज एनाटॉमिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब फिजियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, मान लो कि यहाँ पे आपकी कुछ टिश्यूज या सेल्स, यहाँ पे एक तरीके से समझ लो डैमेज है ना, ये इस तरीके से कुछ सेल्स आपकी टिश्यूज या डैमेज है, पर्टिकुलर आपकी कोई मसल है, यहाँ पे ये सेल्स या टिश्यूज डैमेज। और जब कोई आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, एक्टिविटी परफॉर्म करने के टाइम पे आपका सिर्फ इतना पोर्शन, आपके क्रॉस सेक्शनल एरिया का सिर्फ इतना पोर्शन जो यूज हो रहा है, तो दैट इज अ फिजियोलॉजिकल, मतलब कि फिजियोलॉजिकली ये यूज हो रहा है आपका, है ना, ये आपका फिजियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। बट एनाटॉमिकल क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया, ये पूरा आपका एनाटॉमिकल क्रॉस सेक्शन एरिया, और जो यूज हो रहा है आपका, दैट इज फिजियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन एरिया। समझ आ गया आपको, ये डिफरेंस है इसके अंदर। बाकी और डिटेल में आपको बताऊंगा इसको सीखने के लिए। ओके ओके चलिए। सर, ठीक है। ओके हाँ, पूछिए अब नेक्स्ट डाउट किसका है। हेलो सर। हाँ पूछिए रूबिया। सर जो सिटोर एटीपी है उसके अबाउट थोड़ा